जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ता असर, क्या करें किसान। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कृषि विज्ञान केंद्र नैनीताल से साइंटिस्ट डॉक्टर दीपाली मैम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कृषि विज्ञान केंद्र का ये स्टॉल इस बार लगा है, उसकी थीम क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्टॉल इस बार लगा है, इसकी जो मेन थीम है वो है बदलती हुई जलवायु के परिप्रेक्ष्य में जो हम कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे जैसे सारी जलवायु चेंज हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, दूसरी बार की बारिश पहाड़ों में नहीं हुई है, कई जगह हिमपात नहीं हुआ है, उस सब इतनी सारी जो चैलेंजेस हैं एक्सटर्नली हमारे एग्रीकल्चर के लिए, उसके साथ हमारे किसान कैसे कोप अप करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को लेकर हमने ये थीम बनाई थी, जिसकी हमारी अगर हम देखें तो 3 हमने उसमें सब थीम्स रखी हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपनी जो भी डाइवर्सिटी है हमारी आज प्रेजेंट में, हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में जो विविधता उपलब्ध है, चाहे वो हमारी ग्रेन्स के रूप में है, मिलेट्स के रूप में है, चाहे वो हमारी सब्जियों के रूप में है, चाहे वो हमारी दालों के रूप में है, या हमारे पर्यावरण में जो विविधता है, या हमारी संस्कृति में जो विविधता है, अगर हम उन सारी विविधताओं को जोड़ लेते हैं, उसको भी हम उसको कंजर्व करते हैं और फिर उसको वैल्यू ऐड करके आगे ले जाते हैं कृषकों की आय बढ़ाने के लिए, तो वो एक तरीके से सस्टेनेबल भी होगी, टिकाऊ होगी, क्योंकि वो हमारे ओरिजिन में है, हमारे कहीं ना कहीं अंदर से वो पहले से वो एग्जिस्ट करती है। और दूसरा क्या होगा कि किसान की आय भी बढ़ेगी, तो दोनों के बीच एक बैलेंस रहेगा। तो ये तो एक थीम है। फर्स्ट एक्चुअली ये 2 थीम्स हो गई हमारी, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके अलावा तो इसके अंतर्गत हमने सारे मिलेट्स का यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया था। जितनी हमारी ये वेजिटेबल्स हैं, स्थानीय सब्जियाँ हैं, कुछ आ भी पाए सैंपल, कुछ नहीं भी आ पाए, बट हमने उनको ऐसे प्रेजेंट किया था कि ये सारी विविधता है, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी हमने किसानों को दी। ये हमारा मेन उद्देश्य था। उसके अलावा हमने जो दूसरा पॉइंट रखा था वो ये रखा था कि हम जो है एकीकृत कृषि पद्धति होती है। एकीकृत कृषि पद्धति में क्या होता है कि हम सिर्फ एक एंटरप्राइज पे डिपेंड नहीं करते कि इट्स नॉट ओनली क्रॉप प्रोडक्शन, या हमने साथ में हॉर्टिकल्चर भी ले लिया, उसके साथ हमने कुक्कुट पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री भी ले ली, उसके साथ हमने थोड़ा सा स्मार्ट एग्रीकल्चर भी जोड़ा, चाहे वो पॉली टनल, पॉली हाउस, संरक्षित खेती के रूप में। और आगे आने वाले टाइम में जैसे अभी एरोपोनिक्स का, एक्वापोनिक्स की बात हो रही है, वो हम यहाँ प्रेजेंट तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर हम एक सामंजस्य लेके चलें कि एकीकृत करते हुए चलें सारी चीज़ों को, एक तो जो हमारी फार्मर के पास जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको हम इंटीग्रेट कर लें और उस तरीके से अगर आगे चलें, जस्ट इन केस की एक एंटरप्राइज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी एंटरप्राइज उसके साथ कोप अप कर लेगी। तो इस तरीके से अगर हम प्लान करते हैं तो ये हमारा एक उद्देश्य है कि अगर हम किसानों तक इस ज्ञान को ले जा सकें, और किसान इसको अपना रहे हैं। छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इतना बड़ा उनके पास लैंड नहीं है कि थोड़ा सा नुकसान हो गया तो चलता नहीं है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज़ थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी, IFS एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इस सारी चीज़ों को हमने इधर देखी। जैसे हमने यहाँ पॉलीटनल का एक मॉडल रखा है, इसके साथ हमने मुर्गी पालन का मॉडल रखा है, अजोला का मॉडल रखा है, और हमने ये मशरूम उत्पादन का मॉडल रखा है, मौन पालन का मॉडल रखा है, जिससे किसानों के मध्य एक जानकारी जाए, एक कहते हैं ना, एक अवेयरनेस जनरेट हो। जो लोग कर रहे हैं वो इसे और इम्प्रूव तरीके से करें, और जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो इस जानकारी से लाभ उठाएं। ये हमारे इस KVK के स्टॉल का उद्देश्य। एंड मैम मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बात करी क्लाइमेट चेंज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, तो अचानक से जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो मतलब सर्दी 1 महीना तक और चलती थी, वो अभी ही ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो इसका कितना इम्पैक्ट है फार्मर्स पे, और इसके लिए किसानों को की जो फसलें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए अभी साइंटिस्ट की ओर से क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सोची समझी तकनीकी, हम लोग एक सोची समझी रणनीति जिसे कहते हैं, हमें उसे अपनाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चल सकता। ये ठीक है कि एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस रहा है एक ज़माने में, हमारा सिर्फ जीवन यापन का तरीका रहा है, लेकिन अब अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर बहुत कॉमर्शियल हो चुका है। ये आप हमारी NGOs की शॉप से जो इनकी स्टॉल्स लगी हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हो गई बाद में, उसके चलते
चलते हम लोगों ने ना प्रकृति में एक डिसबैलेंस तो क्रिएट कर दिया है। तो उस डिसबैलेंस की वजह से ही ये चेंजेस आए हैं। और एक्सट्रीम में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप पहाड़ में जाके देखो तो जो बुरांश मार्च में फलना शुरू होता था, पहले बाद में आते थे उसके फूल, वो फूल अभी से आने पूरा फूला हुआ है, बर्फ़ गिरी नहीं है, सडनली टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस सब के लिए हमें एक बहुत सोची समझी रणनीति बनानी पड़ेगी, नई प्रजातियां लगानी पड़ेंगी और उस पर हमारे विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। नई तकनीकी, वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है और हर जगह हर तरीके से अपनी, कहते हैं ना, एक प्रगति और प्रकृति, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य अगर हमने नहीं रखा तो न प्रगति रहेगी, न प्रगति होगी और न प्रकृति रहेगी। जब तक प्रकृति है तो प्रगति है। तो दोनों को साथ लेके अगर हम चलेंगे उसी के सामंजस्य से, और यही हम लोगों को करना है, ये इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसीलिए हमने डिफरेंट मॉडल्स प्रिपेयर करे हैं कि हम सब चीज़ों को इंटीग्रेट करें। हमारे जो रिसर्च के साइंटिस्ट हैं वो नई नई प्रजातियों में लगे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। अभी जैसे डॉक्टर दीपाली ने बताया कि बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि अगर प्रकृति है तो प्रगति होगी, और ये दोनों चीज़ें ही एक साथ अगर चलेंगी तो ही जो फार्मर्स हैं उनका विकास होगा, और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज में बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना अहम रोल है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता, मतलब हमारी जो नेचुरली अकरिंग है, जो प्राकृतिक रूप से हमें जो संसाधन मिले हैं वो कितना फैले हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी ये इसलिए ज़रूरी है कि जो डाइवर्सिटी उस क्षेत्र के लिए होती है वो उसके लिए बेस्ट होती है। वो जितनी ज़्यादा होगी कि अगर डाइवर्सिटी में अगर हमारे पास 5 तरीके की वेराइटीज़ हैं, एक में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी 4 है ना कोप अप करने के लिए। मोनोकल्चर और बायोडाइवर्सिटी में यही फ़र्क है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी हम मेंटेन रखते हैं तो किसी भी प्रकार का सडन चैलेंज जो हमारे पास आता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, किसी नए पेस्ट का इमरजेंस है, उस सब से हम बहुत अच्छे से उसका हम सामना कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ दैट वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।